नमस्कार। हमारे एपिसोड देवता की कहानी उसके थर्ड एपिसोड में आज हम हैं, जहाँ पे हम देवताओं के बारे में और भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डिफरेंट कल्चर्स में देवताओं को देखा गया है। देवता ऐसे कौन सी बीइंग होते हैं? क्या वो ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होते हैं? क्या वो गॉड होते हैं? हर कल्चरल पर्सपेक्टिव से हम उसे देख रहे हैं, और एनर्जी फॉर्म, स्पिरिचुअल फॉर्म, इन सब फॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हुए हम अपने एपिसोड को आगे लेके जाते हैं अपने सब्जेक्ट विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु वैद्य के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते। अब तक की ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प रही है, और इसमें हमने देवताओं के इतने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। तो आगे लेके जाते हुए इसी चर्चा को हमारा जानना चाहते हैं कि अगर देवताओं को अगर देखा जाए, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज को, वो कहाँ रहते हैं? क्या उनका कोई अलग एक रिल्म है जहाँ पे वो रहते हैं? ये जो मिस्टिकल देवताज हैं, डू दे हैव अ सेपरेट रिल्म, और वेयर डू दे बिलोंग, वेयर डू दे कम फ्रॉम, और व्हाट आर दे? देवता जो है वो पहले हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी के हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऑन्टोलॉजिकल है, कि वहां से फंडामेंटल एलिमेंट्स की शुरुआत होती है, वो उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कोई फोर्स है ग्रेविटी का, तो उसके पीछे एक देवता है। अग्नि है तो अग्नि के पीछे एक देवता है। पृथ्वी है, सॉलिडिटी है तो सॉलिडिटी के पीछे एक देवता है। तो ये एक तरह के जो भी नेचुरल एंटिटीज है यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्ट में, उनके पीछे और उनको कंट्रोल करने वाले उनके गवर्निंग देवता है, वो एक कैटेगरी है। जी। दूसरी कैटेगरी हमने देखी थी कि जो सुपर ऑन्टोलॉजिकल कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, कि वो एक सुपर ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी में है, कि ऑन्टोलॉजिकल सेंस पे अल्टीमेट है। और तीसरी कैटेगरी है जो मिस्टिकल रेल्म के देवता है। अब इसमें दो तरीके के देवताओं की कल्पना है। एक कल्पना ऐसी है कि अलग अलग लोक हैं, और एक देवलोक है, एक भूलोक है और पाताल लोक है। ऐसे 7 अलग अलग लोक हैं। और देवलोक में रहने वाले देवता हैं, तो वहां के सभी सिटीजन्स एक तरह से देवता है। फर्क ये है कि देवलोक में इवोल्यूशन बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि पृथ्वी लोक में बहुत जल्दी होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि देवताओं को पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है मुक्ति के लिए। अच्छा। वो क्योंकि उस लोक के अंदर जो इवोल्यूशन है सोल का, वो बहुत धीरे धीरे होता है। तो उस सेंस में एक मिस्टिकल रेल्म है देवताओं का, जहाँ पे सभी सिटीजन्स देवता है। नेसेसरी नहीं है कि सभी जो देवता है वो कोई ना कोई फोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई इवेंट में कंट्रोल कर रहे हैं, या पृथ्वी के इवेंट में कोई इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। वहां के बहुत सारे देवता ऐसे होंगे जो अपनी मस्ती में होंगे, जिनको कोई रिलेशन नहीं होगा हमसे। लेकिन कुछ देवता ऐसे होंगे उस रेल्म के, जिनको इंटरेस्ट होगा हमारे यूनिवर्स में, और वो इन्वॉल्व होते होंगे हमारे इवेंट्स। अब यहाँ पे बात आती है कि अ, देवलोक के देवता और उसी तरीके से पाताल लोक के देवता, कि ये पूरा मिस्टिकल रेल्म है डेमी गॉड्स का। कि दिस डेमी गॉड्स कहेंगे तो हम देवता ही, लेकिन वो लोअर कैटेगरी के देवता है। ये सब जनरल मैनेजर्स है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स है। ये वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ नहीं। जी। तो दे हैव पावर्स, दे कैन बी प्लीज्ड, in some cases they can also be controlled हम्म। by extremely powerful individuals. तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ देवताओं में ये बात होती है कि दे वर्क विथ पीपल और दे आर मेड टू वर्क फॉर पीपल। अच्छा।
तो ये एक मिस्टिकल रेल्म है देवताओं का। अब यहाँ पे तीन तरीके के कैटेगरी, इनको दूसरी तरह से देखने का है, एक और तरीके से देखें, यहाँ पे तीन कैटेगरी के लोग हैं। वो लोग जो कभी धरती पे आए थे, देवता के फॉर्म में ही आए थे, लेकिन आए थे। जैसे हमारे आयुर्वेद में वर्णन है कि जो फंडामेंटल कुछ टेक्स्ट है वो किसी ऋषि को दी गई थी इंद्र के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंद्र जो थे वो एलियन, लेकिन क्योंकि वो पावरफुल थे, काफी अलग थे, तो हो सकता है कि वो एलियन न होके देवता, या हो सकता है एलियन भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। जी। कैटेगरी देवताओं की ऐसी है, अगर उनको एलियन ना माने, अगर देवता माने, तो एक कैटेगरी ऐसी है जो हमेशा से देवता ही है और कभी ह्यूमन फॉर्म में आए ही नहीं। दूसरी कैटेगरी है जो देवता है लेकिन देवता के फॉर्म में कभी अर्थ पे आए थे या यहाँ के इवेंट्स में इन्वॉल्व हुए थे। और तीसरी कैटेगरी वो है जो ह्यूमन फॉर्म में या नियर ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे आए थे। तो उनमें हम शिव को लेते हैं, हनुमान जी को लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि दे वर ऑलरेडी लिबरेटेड बट हु केम बैक टू हेल्प अदर्स। तो उनके मरने के बाद या उनके कुछ चमत्कार देखने के बाद, दे आर इन ह्यूमन फॉर्म, पीपल कंसीडर देम एज देवतास। तो जैसे स्वामी समर्थ है या साईं बाबा है, तो दे आर वेरी पावरफुल बीइंग्स। एंड कई बोधिसत्व हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि दे वर ऑलरेडी लिबरेटेड और दे वर देवतास एंड आइदर ऑफ सिचुएशन एंड they had come down for a purpose. So in their lifetime also some people started getting worshipped as devatas. In some cases after their death people started worshipping them as devatas. तो ये जो है पूरा एक मिस्टिकल रेल्म है देवताओं का, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं। वो जो हमेशा से देवता ही है और कभी आए ही नहीं है, वो जो देवता के फॉर्म में आए, वो जो ह्यूमन फॉर्म में आए। और एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नेगेटिव साइड के ऊपर इट्स अ कंप्लीट रेल्म ऑफ पीपल इवन टुडे हु आर एंगेज्ड इन द वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स ऑफ द लोअर कैटेगरी, जो जिनको हम पाताल लोक के देवता कहते हैं या अशुभ देवता कहते हैं, वेयर दे कैन बी यूज्ड टू हार्म समबडी। और इस तरह का जो है वो I heard someone speak on a, I think it was a YouTube interview or something, कि इंडोनेशिया में अभी भी ये बहुत है कि हाँ, इंडोनेशिया में अभी भी जो लोअर देवताओं की जो उपासना है और उनके थ्रू कुछ किसी को हार्म पहुंचाने का जो तरीका है वो काफी है। वैसे ही अफ्रीका में है, वैसे ही साउथ अमेरिका में है। तो यहाँ पे जो लोअर गॉड्स हैं, जिसको नॉर्मली हम ट्रेडिशन में ध्यान नहीं देते, उनका बहुत वो रेल्म वहां पे चलता है। अब इसके साथ एक दूसरा भी रेल्म आता है मिस्टिसिज्म में, एक पर्सनल देवता का, कि जब आप साधना करने बैठते हो तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से एक देवता को क्रिएट किया जाता है, ज्यादातर गुरु के थ्रू, कि ये फॉर्म है, इस फॉर्म के पीछे ये कहानी है, इसका ये नाम है, और उसकी ये प्रैक्टिसेस है, और अलाइड ये लाइफस्टाइल है, एक पूरा पैकेज। कि जैसे अगर किसी साधक को फादर फिगर के साथ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि एक बेनाइन फादर फिगर का देवता क्रिएट किया जाए उस फॉर्म में। या उसको डर लगता है बहुत, तो बहुत ही शक्तिशाली देवता का वो बनाया जाए। या उसको लगता है कि मैं आर्ट्स के थ्रू आगे बढ़ सकता हूँ, सौम्य सरस्वती माता की तरह किया जा सकता है।
तो एक ये पर्सनल देवता वाली बात हो जाती है, और इसीलिए वो इंडिया में कहते हैं कि 33 करोड़ देवता है, बिकॉज द लॉजिक देयर इज कि एवरी, ये श्री अरविंदो का स्टेटमेंट है कि एवरी साधक हैज हिज ओन वे ऑफ साधना, कि कुछ कॉमनलिटीज तो होती है सभी साधकों के बीच, पर जो एकदम फाइन कस्टमाइज डिटेल्स होती है वो इंडिविजुअल हो जाती है। तो वहां पे पर्सनल देवता की बात आती है कि यू क्रिएट अ देवता दैट इज बेस्ट फॉर योर साधना, और उसके साथ वो, फिर उसके साथ जब आप आइडल वर्शिप के अंदर जाते हो तो जो फेजेस आते हैं, तद्रूपता, तन्मयता और लय, एक एक करके जैसे वो आइडल वर्शिप आगे बढ़ती है तो अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर उन्हीं देवताओं के ड्रीम्स आते हैं, उन्हीं देवताओं के थ्रू कुछ पावर्स एक्यूमुलेट होते हैं, हीलिंग होता है, जी। और आपका एक कन्वर्सेशन चालू होता है उन देवताओं के साथ। अब यहाँ पे एक बहुत ही फाइन लाइन है, साइको एनालिसिस के एंगल से देखो तो इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक वी आर कल्टिवेटिंग साइकोसिस, एक्चुअली। कि एक इमेजिनरी फॉर्म बनाया, उसकी एक कहानी बनाई, और फिर आप उससे कन्वर्सेशंस कर रहे हो। तो साइकेट्री डिपार्टमेंट में एक पूरी कहानी, पुरानी कहावत है, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट के बोर्ड पे यूजुअली पोस्टर चिपकाया होता है, ज्यादातर कॉलेजेस में मिलता है, और उस पे लिखा होता है, इफ यू टॉक टू गॉड इट इज प्रेयर, इफ गॉड टॉक्स बैक टू यू दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया। तो उस तरह की बात है ये, कि इट्स अ वेरी फाइन लाइन कि द ईगो स्ट्रेंथ ऑफ द साधक हैज टू बी गुड इनफ नॉट टू गेट washed away in the flood of that process. Exactly, like in case of Ramakrishna Paramhansa, it is a known fact that he could converse with Kali Ma, and she would also have conversation, eat with his hands and whatever. As a child, we all used to wonder if it is true. So it appears to be very, like, as if you're talking about someone from asylum who's just sitting and creating stories of his own. So we That's don't, there is a possibility to have a misunderstanding there. so we don't know whether we are looking at science of future, or we are cultivating psychosis, or it is a healing method with its own do's and don'ts, and maybe we are not very clear about the do's and don'ts, but if we become clear, maybe it's a very powerful method. तो ये सब के एक बॉर्डर लाइन पे पूरी ये फिनोमिना है आइडल वर्शिप, आइडल थेरेपी। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु की बहुत क्रिटिकल जरूरत होती है इसमें, so that you don't get carried away in the flood of the process. So इस तरह के जो है वो पूरा एक मिस्टिकल रेल्म है देवताओं का, जो कुछ साधना के लिए जिनकी वर्शिप की जाती है, कुछ की पावर्स के लिए, कुछ की इवन कैप्चर करके काम करवाने के लिए। और सेकंड भी होता है कि कई बार ये लोग भी यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स को by getting into some sort of a transaction, which we'll see slightly later. But whenever we talk about devatas, we think about rituals, we talk about विधि विधान, या हमें ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक टेम्पल्स होते हैं उनके, वहीं पे जाना होता है। तो क्या टेम्पल्स और देवताओं को कैसे एसोसिएट करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो सोशल प्लेसेस नहीं है, न ही वो फेथ की प्लेसेस, वो बेसिकली साधना की प्लेसेस। तो मंदिरों में दो तरीके के आप देवताओं को देख सकते हैं, एक जो सौम्य है और जनरल है, गणेश जी है, हनुमान जी है, लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता है, शिव जी है, ये सौम्य है, और ट्रेडिशन में इन जनरल है कि कोई भी इनकी पूजा कर सकता है। और जनरली पूजा में और साधना में एक फर्क है, पूजा आम आदमी करता है, साधना में पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, वो एक पैकेज में होता है।
सो पूजा के कुछ लिमिटेड आउटकम्स है कि आदमी का मन शांत हो जाता है, वो एक ओमनीपोटेंस से बेनाइन वे में रिलेट कर पाता है, वो उसको अगर अच्छे से कॉन्सिक्रेट किया गया हो आइडल को, तो उसमें से कुछ पावर और पीस भी आता है, कुछ प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये एक कॉमन आदमी के लिए है, लेकिन जो डीपर आउटकम्स है उसके लिए साधना वाली बात है, वहां पे फिर फुल पैकेज है। तो वहां पे दो तरह के मंदिर है, एक जनरल ट्रेडिशनल है जो ज्यादा पूजा के लिए बनाए गए, साधना के लिए, और दूसरे जो साधना के लिए बनाए। तो जैसे कामाख्या है, सोमनाथ है, गिरनार के कुछ मंदिर है, वो पर्टिकुलरली साधना के लिए बनाए गए। और वैसे ही कई आश्रम मिलेंगे जहाँ पे पहले मंदिर नहीं थे, लेकिन किसी साधक ने साधना की और वो सक्सेसफुल रहे, उनका एनलाइटनमेंट हो गया, सुपर नेचुरल पावर आने लगे, और फिर वो वही रहे और उन्होंने वहीं पे कुछ मंदिर जैसा बनाया। और यूजुअली उनके देहांत के बाद ही वो चीज पॉपुलर होती है। जैसे वैसे कई मंदिर हमको इंडिया में मिल जाएंगे, एक तो हमारे अहमदाबाद में ही है, लाल दरवाजा, कि बेसिकली वो एक आश्रम था बहुत सालों पहले, सदियों पहले। उसके बाद जब वो जिन्होंने साधना की वो गुरुजी चले गए, उनके बाद एक दो जनरेशन तक वो डिसाइपल्स रहे, फिर वो भी चले गए। फिर यहाँ पे जो राजा थे वो वहां पे जाया करते थे युद्ध से पहले, और जब उन्होंने फिर वो गणेश जी की स्थापना की, और फिर राजा वो सब चले गए, लेकिन अभी भी वो गणेश जी का मंदिर है। और वहां पे अभी भी लोग जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर गणेश वर्शिप। तो इसमें होता है ये कि जैसे सोमनाथ है, कामाख्या है, अगर आप रिसेंटली देखो तो सदगुरु ने जो बनाया है ध्यान लिंग, वो भी एक साधना के लिए मंदिर है, कि जो भी वहां पे जाता है तो उससे एक वो। तरह से एनर्जाइज्ड प्लेस है। तो वहां पे एक दूसरी बात आ जाती है कि जो मूर्ति है, दैट ऑल्सो इज अ क्रिस्टल, नॉट क्रिस्टल इन द सेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, बट इन द फंक्शनल सेंस, कि राइट। हम क्रिस्टल को कैसे यूज करते हैं हीलिंग में, कि क्रिस्टल इज अ सोर्स ऑफ पावर। जैसे प्राणिक हीलिंग में हम क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, तो जो एनर्जी आती है जहां से भी आती है, क्रिस्टल के थ्रू फोकस होके ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सो ये जो क्रिस्टल के थ्रू जो हीलिंग है यूजुअली, जिसे प्राणिक हीलिंग यूज करते हैं, कुछ लोग रेकी को यूज करते हैं, कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करते हो तो आप नॉर्मली हाथों से भी कर सकते हो और क्रिस्टल से भी कर सकते हो। तो क्रिस्टल उस चीज को ज्यादा पावरफुल बना देता है, ज्यादा फोकस्ड बना देता है। तो उसी तरीके से जो क्रिस्टल जैसे एक मीडियम बन जाता है, कि एक मशीन भी है और मीडियम भी है। मशीन है फोकस के लिए और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, और मीडियम है पैसेज के लिए। तो वैसे ही जो मूर्ति है, दैट ऑल्सो बिकम्स लाइक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होल्डर। सो इस तरह के जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म्स है, इसलिए कहा जाता है कि ये मंदिर में ओनली मैन विल गो, ये मंदिर में ओनली विमेन विल गो, ये मंदिर में ओनली पीपल डूइंग दिस साधना विल। तो अगर आप मंदिरों को देखो तो 90% मंदिर जनरल पर्पस है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन 10% जो मंदिर है वो साधना के लिए है, और उसमें ये सब अलग अलग है। कि अगर आप कामाख्या जा रहे हो तो अगर आप तंत्र की पर्टिकुलर साधना कर रहे हो तो ही आप वहां जाओ। अगर आप कोई अलग टाइप की साधना कर रहे हो जो बहुत ज्यादा सात्विक है, तो आप वहां नहीं जाओ। अगर आप कोई साधना कर रहे हो जहाँ पे फेमिनिटी बढ़ानी है, तो कोई पर्टिकुलर मंदिर में जाओ। अगर कोई साधना कर रहे हो जहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो अलग तरह के मंदिर में जाओ। सो इस तरह के भी जो देवताज है, उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट है इस रेल्म में, साधना के रेल्म।
और वहां पे ये ऑब्जेक्टिव वाइज अलग अलग देवताओं को पूजा जाता है, उनकी साधना की जाती आगे कंटिन्यू करें सर? है। हाँ जी, कर सकते हाँ जी। तो आप बता रहे थे कि अलग अलग टेम्पल्स जो हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए भी रहे हैं, और अलग अलग टाइप की एनर्जीज वहाँ चैनलाइज की जा सकती हैं। साधक के ऊपर है उसको क्या किस किस्म की साधना करें, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्पल्स देवताओं के जहाँ पे सिर्फ लोग पूजा के पर्पस से जाते हैं, और कुछ शक्ति पीठ जिन्हें कहा जाता है, या एनर्जाइज्ड आइडल्स हैं जहाँ आइडल वर्शिप को देखा जाए, वो काफी हद तक डिफरेंट फॉर्म में उस चीज को और एनर्जाइज करती है, इंसान की इंडिविजुअल साधना को भी और फिनोमेना को भी, जो भी हो। तो अगर दिस इज हाउ द प्रोसेस इज, व्हाट अबाउट कि क्या देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये देवता कभी कोई एलियंस भी रहे हों, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स अगर हैं, या हमने कभी कोई ऐसे देखे हैं, सुने हैं हमारे कल्चर में या किसी भी और कल्चर में जहाँ पे उनके एलियंस होने की संभावना हो? हैं। ऐसा माना जाता है कि जो शिव है और इंद्र है, ये इनकी जो मेंशन है पौराणिक टेक्स्ट में, ऐसा कहा जाता है कि ये एलियंस है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, कहीं और से ये आए थे, किसी और ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन से, या कोई और रेलम ऑफ यूनिवर्स में से ये आए थे। तो कई देवता ऐसे हैं, जैसे आप नाग देवताओं को ले लो, तो उनके बारे में हम्म। कहा जाता है कि वो कहीं और से आए थे और वहीं पे वापस चले गए, लेकिन जब तक यहाँ पे थे, सो देवर वर्शिप एज गॉड्स। तो अगर आप पौराणिक उसमें देखो, कई ऋषि हैं जैसे पतंजलि हैं, इनके कईयों के जो डिपिक्शंस है वो अ, नाग फॉर्म में है। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि काफी सारे देवता जिनको हम देवता कहते हैं, दे मे हैव बीन extraterrestrial beings much advanced than us, and maybe they taught us many things. तो उसमें दो तरह की बिलीफ्स है। एक बिलीफ ऐसी है कि मे बी लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ थ्रू सम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन। दूसरी बिलीफ ऐसी है कि life started on its own, but extraterrestrials actually gave in critical inputs for the development of society। कि जो रेडिकल चेंजेस है सोसाइटी में, वो उनके इनपुट से आए। तो इस तरह की दो इम्पोर्टेंट वो एलियंस के बारे में है। सम ऑफ द देवतास, नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम ऑफ देम मे हैव बीन एलियंस worshipped by us as devatas because they are very powerful and very benevolent। कमिंग बैक टू द अर्थ मैटर्स, कि बहुत जगहों पे आज भी जंगलों में, पहाड़ी एरियाज में देखा जाता है, जो ट्राइबल लोग हैं रूरल एरियाज में, they talk about people being possessed with देवी देवतास, और they doing some certain पूजास जहाँ पे ये देवी देवता आवाहित किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ सटल एनर्जीज, बट गेटिंग एम्बॉड, मतलब वो किसी की बॉडी में एंटर करते हैं, पोजेस जैसे रहने वाले। तो ये किस टाइप की चीजें हैं? क्योंकि अगर हम उसको डॉक्टर्स के थ्रू देखें तो वो बोलते हैं कि ये तो कोई साइकोलॉजिकल इशू है, और अगर हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो वो एक अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो कहाँ पे ये डिस्कशन कहाँ जाता है फिर? एक तो हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक तरफ साइंस है और एक तरफ होलिस्टिक डिस्कोर्स है। तो साइंस के एंगल से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अनकॉन्शियस का, इसे साइंस के एंगल से चार पांच चीज। एक, इट इज हिस्टेरिकल एक्टिंग आउट, कि अंदर जो भी रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, यूजुअली सेक्सुअल या एग्रेसिव,
और कई बार एनवी, और एनवी की वजह से एग्रेशन। और वो पहाड़ी एरियाओं में, गांव के एरियाओं में एक्सप्रेशन के ज्यादा स्कोप नहीं होते, तो सब कुछ हेवीली रिप्रेस्ड होता है। सुपर ईगो का जो वेट है वो बहुत हेवी होता है। तो इसलिए कई बार एक सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे एक्टिंग आउट होता है उन चीज, जिसको हम कहें कि हिस्टेरिकल एक्टिंग आउट। इस तरह के पेशेंट्स फ्रॉइड को बहुत मिलते थे 200 साल 150 साल पहले, और अब वो पेशेंट्स एकदम कम हो गए, नहीं के बराबर हो गए। और कोहुट ने इस पे रिमार्क किया था कि जो फ्रॉइड के पेशेंट्स थे वो काफी हद तक हिस्टेरिकल थे, जबकि मेरे पेशेंट्स बिल्कुल अलग तरह के। सो दैट हैज टू डू विद द कल्चरल सिचुएशन। सो एक बात होती है हिस्टेरिकल वर्किंग आउट। सो एक ग्रुप जो होगा पहाड़ों में वो हिस्टीरिया वाला होगा, दूसरा जो होगा वो मल्टीपल पर्सनालिटी वाला होगा। कि मल्टीपल पर्सनालिटी में जो अदर पर्सनालिटी है, जो नॉन कॉमन पर्सनालिटी है या जो नॉन मेन स्ट्रीम पर्सनालिटी है, तो वो जब ऊपर आती है तो लोग कहते हैं कि पोजेशन हो गया। दैट कैन बी सेकंड। थर्ड कैन बी, जो यूंग ने कहा था कि अनकॉन्शियस में बहुत सारी पर्सनालिटीज अनइंटीग्रेटेड है, और वो बीमारी नहीं है, पर क्योंकि वो इंटीग्रेटेड नहीं है इसलिए अलग अलग फॉर्म्स में वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। और एक बार ये इंटीग्रेशन हो काइंड ऑफ जाएगा, ऑल्टर ईगो। हाँ, कि एक बार ये इंटीग्रेशन और एक्सप्रेशन हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी बात। मल्टीपल पर्सनालिटी की तरह हमेशा के लिए रहेगी। दिस कैन बी अ डिस्प्ले ऑफ पार्ट पर्सनालिटीज lying unintegrated into the unconscious। जो ऊपर से देखो तो साइकोसिस लग सकता है, मल्टीपल पर्सनालिटी लग सकता है, लेकिन युंग के एंगल से ये बात है। और ये एक ये हो गई साइको एनालिटिक एंगल से बात। अब अगर हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं, इस लाइन के इस तरफ आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ सॉरी, एक और साइको एनालिटिकल एक और बात है। अ, कई बार रिप्रेशन की वजह से चीजें बाहर नहीं आ पा रही होती है, और उनका जो हेल्दी पार्ट होता है वो ये डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सोशली एक्सेप्टेबल है, कैन कैन थ्रो दिस आउट, और कथारसिस के फॉर्म में थ्रो आउट करता है, जिसको लोग कहते हैं कि इसको कुछ हो जाता है इस कंडीशन में। मंदिर में जब ये आरती चलती है तो उसको कुछ हो जाता है, या इस पर्टिकुलर तिथि के दिन जब पूजा होती है तो इसको कुछ हो जाता है। तो वहां पे जो हेल्दी पार्ट है वो कथारसिस के लिए एक सोशली एक्सेप्टेबल सिचुएशन को यूज कर रहा होता है। तो ये एक साइकोएनालिटिक बात। अब बात आती है दूसरी की, लाइट के इस तरफ क्या है। लाइट के इस तरफ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। एक है पोजेशन, और पोजेशन में ऐसा कहा जाता है कि एक पोजेशन, मिनट सर, मैं अभी भी आपकी पिछली एक्सप्लेनेशन है, मैं अभी भी उसको चर्न कर रही हूँ। हाँ कि जहाँ पे आपने बोला कि रिप्रेस्ड पार्ट है और लोगों को एक तरीके से एक विंडो मिल जाती है जहाँ पे सोशली एक्सेप्टेंस के लेवल पे दे एक्सप्रेशन आ जाता है उसका, विच इज डेफिनेटली एन अनकॉन्शियस चॉइस, नॉट अ कॉन्शियस चॉइस टू डू, राइट। एंड राइट। बट अगर किसी इंसान को इस टाइप की चीज का पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है, जैसे हमारे कल्चर में तो वी नो कि ऐसा होता है, हमने सुनी सुनाई कहानियों में देखी दिखाई इंसिडेंट से वन कैन एक्ट इट आउट इन अ सिमिलर वे। तो ये जो अनकॉन्शियस का प्रेजेंटेशन अगर हमने देखा है, अगर फॉरेनर्स में भी देखा, तो उनमें भी बहुत सिमिलर वे से ही एक्ट आउट करता है। एक स्पेसिफिक चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ एवरीथिंग। तो वहां ये रिप्रेस सेल्फ जब एक्ट आउट कर रहा होता है, तो हाउ इट हैज द सेम लेवल ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि जो रिप्रेस्ड मटेरियल है वो सिमिलर, ओके। जो रिप्रेस्ड मटेरियल है वो सिमिलर। तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज ये है कि रिप्रेस्ड मटेरियल जो है, जो एंगर है, जो सेक्सुअलिटी है, जो एनवी है, जो पेन है, वो उस लेवल पे ह्यूमन कॉमनलिटी है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि यहाँ पे मंदिर में पूजा हो रही है श्रावण महीने में, और देवी आई और कथारसिस हुआ,
वहां पे संडे को चर्च में सेरेमनी हो रही है, गुड फ्राइडे है और कथारसिस हुआ। और साउथ अमेरिका में जाओ तो शामन ने पूरी सेरेमनी रेडी की है, सबने वो पहना हुआ है, पूरा एटमॉस्फियर क्रिएट किया है, और उस एटमॉस्फियर के अंदर कथारसिस। सो आउटर सिचुएशंस आर डिफरेंट, बट व्हाट इज कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड इज वेरी ह्यूमन। तो क्योंकि कॉमनलिटी उस एरिया में है, इसीलिए वही कॉमनलिटी चल रही है कि द हेल्दी पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस यूजेस आउटसाइड सोशल सिचुएशन फॉर catharsis such that it does not have to pay a social price। ये कॉमन है। राइट राइट। पर वो इट किस इज तरह, डेफिनेटली द अनकॉन्शियस चॉइस। हाँ, अनकॉन्शियस चॉइस है कि जैसे कॉन्शियस में से मटेरियल भी लिया जाएगा, कि जैसे हमारे यहाँ पे कोई कहेगा कि देवी आई है, क्योंकि उसको पता है कि देवी कैसी है, तो वो देवी के पूरे फॉर्म को एक्ट आउट कर सकता है। एग्जैक्टली। वहां पे जाएगा तो वो कहेगा कि जीसस आए हैं या एंजल्स आए हैं। और साउथ अमेरिका के शमानिक उसमें जाएगा आदमी, तो उनके जो गॉड्स हैं वो आएंगे। मतलब राइट बिना बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर के गॉड्स कैन नॉट बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड इस कंडीशन। राइट राइट। ऐसा बहुत रेयर होगा कि साउथ अमेरिका में किसी को अम्बे माता है। ये भी आ जाए। हाँ, नहीं, और अम्बे माता स्पेसिफिकली। एग्जैक्टली, थोड़ा सा सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है उनके पास कॉन्शियस लेवल का। और सो, हेलो। हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। बीच में हमारा नेटवर्क का ग्लिच हो गया था। हाँ हाँ, जी सर। हाँ, या तो प्लीज। कोई ना कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है इस अनकॉन्शियस रिप्रेस सेल्फ को एक्सप्रेस आउट होने के लिए। इट यूजेस सम सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड हाँ, देन द अनकॉन्शियस टेक्स ओवर, डिस्गाइजेस इटसेल्फ एंड प्लेज आउट। राइट, राइट। और दूसरा जो है कि जिसके हम इस तरफ राइट। चले जाएं, तो एक तो पोजेशन है, होलिस्टिक एरिया में आ जाए साइंस को छोड़ के, तो पोजेशन है कि उसमें कहा जाता है कि वी आर ऑल possessed एंड डीपोजेस्ड ऑल द टाइम। कि देयर आर थिंग्स विच गेट इनटू यू एंड मेक यू डू थिंग्स। कि इन लोगों को ह्यूमन फॉर्म लेके तकलीफ सहन नहीं करनी है, लेकिन अपने आप को इवॉल्व करना है। सो दे गेट इनटू अ बार्टर, सो दे यूज योर बीइंग, they get into you and in turn give you something, and it is said many successful people are successful because of this kind of an unconscious barter. So this is possession. So one idea there is कि जो पहाड़ों में हो रहा है या गांवों में हो रहा है या जंगलों में हो रहा है, वन इज possession, कि जो बाहर से किसी ने possess किया है। दूसरा है आवेशम, कि जहां पे तंत्र की एडवांस साधना में या शामनिक साधना में किसी को बुलाया गया है, वेरी कॉन्शियस। और आवेशन इज अ संस्कृत वर्ड। या इट्स संस्कृत आवेशम। तो किसी को बुलाया गया है, और किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, कितने टाइम के लिए बुलाना है, उससे क्या करवाना है, कैसे सबके कार्मिक चीज ठीक होगी, दैट्स अ फुल साइंस बाय इटसेल्फ। इट्स अ वेरी एडवांस तांत्रिक टेक्निक। उसके यस, बाद बिकॉज बहुत बार देखा गया, लोग लोग बोलते हैं कि जो भी आया है उसको सबकी हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, फ्यूचर, ये सब की एक्सेस भी होती है। हाँ, दैट इज द रीजन व्हाई पीपल सिट देयर। मतलब इट इज नॉट अ सीक्रेट थिंग कि कहीं हो रहा है, इट इज डन ओपनली इन पहाड़ी एरियाज एंड ट्राइब्स, जहाँ पूरा गांव बैठते हैं, एवरीबडी हैज अ क्रॉस चेकिंग प्रोसेस की किसके बारे में बात कर रहे हैं, फलाने का घर क्या था। दे एक्ट आउट, दे बिहेव इन दैट वे। सो जो उनकी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड टाइमलाइंस है, that makes it very mystical and supernatural for the people who are witnessing it. थर्ड जो उसमें आता है वो है इंसर्शन, कि किसी और ने किसी और के अंदर इंसर्ट कर दिया है। दैट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक काइंड। Okay. इट कैन ऑल्सो बी व्हाइट मैजिक, बट इट कैन ऑल्सो बी Hmm. कि उसके अंदर कुछ गया है, पर ना वो अपने आप आया है, ना बुलाया गया है, किसी ने भेजा है। और फिर है एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही बेनाइन कोएलेसेंस। और कई बार वो कोएलेसेंस ऐसा होता है कि somebody very powerful gets into somebody else for a purpose, a good purpose। ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं।
ऑफ, जिसको कहते हैं कि कुछ आ गया है। तो इतने सारे डिस्कशन के उपरांत भी ऐसा लगता है कि जितना जाने उतना कम है। तो टेक्निकली अभी तक अगर इंसान एक्सप्लोर कर पाया है डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू, डिफरेंट कल्चर्स के थ्रू, क्या हम देवताओं को पूरी तरह जान पाए हैं? हार्डली। आई थिंक दिस इज साइंस ऑफ फ्यूचर, और हम वी हैव जस्ट एंटर्ड इट। तो देवताओं की कहानी शुरू हुई है। ऑल राइट, सो बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन के साथ इस एपिसोड को आज हम यहाँ पॉज करते हैं। हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे, देवताओं की कहानी। एंड अगर